हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 12th का इंडिगो चैप्टर। इंडिगो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। एक और चैनल मैंने स्टार्ट किया है, दैट इज ऑनलाइन स्कूल बाय निधि भटनागर, जहाँ पे आपको मेरी शक्ल नहीं दिख रही है लेकिन आपको डायरेक्टली चैप्टर दिख रहा है। तो अगर वैसे पढ़ना है तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो उस चैनल पे जाकर, या फिर दोनों तरीके से कर सकते हो, तो आपको रिवीजन अच्छी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखो, इंडिगो चैप्टर में तुम्हें मोटा माटी में बता देती हूँ क्या बताया गया है। यहाँ पर जो लुईस फिशर हैं, जो हमारे राइटर हैं, वो गांधी जी से मिलते हैं। अब गांधी जी से जब मिलते हैं तो गांधी जी ने पूरी वो घटना बताते हैं कि क्यों वो अंग्रेजों के विरोध में हुए, ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने अंग्रेजों से जाने के लिए देश से बोला था। मतलब ऐसा है कि वो पूरा स्टार्टिंग से तुम्हें बताएंगे कि मैं कभी देश में आया था और उसके बाद मैं एक लखनऊ अधिवेशन में पहुंचा। वहाँ एक बंदा था राजकुमार शुक्ला, वो मुझे मिला, एक शेयर क्रॉपर था, और किस तरीके से मैंने उसकी बातें सुनी। मुझे गरीबों की दशा, शेयर क्रॉपर्स की दशा समझ में आती है, और फिर ये मूवमेंट इस तरीके से स्टार्ट होता है। ये सब कुछ मूवमेंट में कैसे क्या हुआ, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि पूरी घटना बेसिकली हुई क्या थी। राइट, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो लुईस फिशर हमें कह रहे हैं, मैंने फर्स्ट विजिटेड गांधी जी, कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला, जब मैंने उन्हें विजिट किया। कब किया? 1942 में किया। और कहाँ किया? एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में विजिट किया। और आश्रम कहाँ बताया गया? इन सेवाग्राम। जगह का नाम आपको दे रखा है, इसको मार्क कर लो। और सेवाग्राम कहाँ पर है? इन सेंट्रल इंडिया में है। ही सेड, यानी फिर तब उस समय गांधी जी ने मुझसे कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अब बताऊंगा, गांधी जी कहते हैं लुईस फिशर से कि मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि क्या हुआ था और मैंने क्यों ये डिसाइड किया कि मैं अंग्रेजों को बोलूंगा यहाँ से जाने के लिए। ठीक है, और इट वॉज इन 1917। और ये पूरी कहानी जो है, ये पूरा जो चैप्टर है, ये जो स्टार्टिंग है कि कब मिले थे और कब हुआ था, ये सब तो गांधी जी बताते हैं 1917 की घटना है। ठीक है, जो ये घटना पूरी अभी तुम्हें चैप्टर में समझाई जाएगी। ठीक है, 1917 की घटना है, राइट, याद कर लो, 1917। ठीक है, ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 में। अब गांधी जी बताते हैं कि वो दिसंबर 1916 में 1916 में एनुअल कन्वेंशन में गए थे। अब एनुअल कन्वेंशन क्या होता है? एक, इसका मतलब होता है साल में एक बार होने वाली मीटिंग। कन्वेंशन मीन्स अधिवेशन, अधिवेशन मतलब तो मीटिंग समझ लो। तो गांधी जी जो थे दिसंबर 1916 में एक मीटिंग में गए थे, और मीटिंग किसकी थी? ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। समझ आ गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, गांधी जी गए थे। ठीक है, अब कहाँ हुई थी? ये इन लखनऊ में हुई थी, इसको मार्क कर लो। देयर वर 2301 डेलीगेट्स। अब वहां पर 2301 डेलीगेट्स आए होते हैं। अब ये डेलीगेट्स क्या होते हैं? डेलीगेट्स होते हैं प्रतिनिधि, आप मेंबर समझ सकते हो। ठीक है, उस मीटिंग के लिए जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स होंगे वो लोग आए हुए थे, बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए थे, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स भी आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटिंग। अब जब गांधी जी मुझे सारी बात बता रहे हैं तो गांधी जी को क्या याद आता है? एक किस्सा याद आता है, वो मुझे वो चीज़ बताते हैं। रिकाउंट्स मीन्स याद करके कुछ बताना। अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। तो बताते हैं कि एक पीजेंट मेरे पास आया जो बाकी हमारे भारत के किसानों की तरह ही दिख रहा था। मतलब कैसा दिख रहा था? पुअर था और अमेंसिएटेड था। अमेंसिएटेड वर्ड को मार्क करो, उसके ऊपर लिखो कैसा दिख रहा था। वो बहुत ही दुबला पतला, वीक दिख रहा था, बहुत ज़्यादा। सो यूजुअली हमारे देश के किसानों की यही स्थिति है, बहुत गरीब भी हैं, दुबले पतले हैं, बिकॉज खाने पीने को नहीं मिलता। तो एमेंसिएटेड का मतलब समझ में आ गया। एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। फिर गांधी जी बताते, फिर उसने मुझे अपना नाम बताया कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण। और उसने बताया कि मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से कहा कि मैं ये चाहता हूँ गांधी जी कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चलें। गांधी जी हैज नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। अब गांधी जी ने कभी उस प्लेस के बारे में सुना ही नहीं था। राइट, गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय। अब ये जगह कहाँ थी? हिमालय पर्वत है, उसके फुट हिल्स में, उसकी तलहटी में, नीचे की साइड नेपाल है ना, जहाँ पे नेपाल के पास चंपारण है। ठीक है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। आगे सुनो, अंडर एन एंशियंट एग्रीमेंट, एक बहुत पुराना एग्रीमेंट हुआ था, उसके अनुसार द चंपारण पीजेंट्स जो थे, चंपारण के जो भी किसान थे, वो शेयर क्रॉपर्स, वो शेयर क्रॉपर्स थे। अब तुम्हें वर्ड हिट करेगा भाई, ये शेयर क्रॉपर्स क्या होता है? तो शेयर क्रॉपर ऐसे किसान होते हैं जिनकी ज़मीन अपनी नहीं होती, वो मतलब लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर उगाते हैं और अपना उगाए हुए का एक पार्ट एज अ रेंट वो जो है लैंडलॉर्ड को दे देते हैं। ठीक है, तो वो बताते हैं कि पीजेंट्स जो थे, क्या था? द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। यहां पर ये बात याद रखना कि राजकुमार शुक्ला क्या था? एक शेयर क्रॉपर था। समझ आ गया?
तो वो बताते हैं कि एक एग्रीमेंट, मतलब इस एग्रीमेंट की बात तुमको राइटर बता रहे हैं कि अंडर एक एंशिएंट एग्रीमेंट के अनुसार जो चंपारण के पीजेंट्स हैं वो शेयर क्रॉपर्स हैं, और राजकुमार शुक्ला भी एक पीजेंट, मतलब एक शेयर क्रॉपर ही था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। अब वो था तो कैसा, वो इलिटरेट था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन रेजोल्यूट बहुत ज्यादा था। यानी कि रेजोल्यूट वर्ड को मार्क करो, यहीं से क्वेश्चन बन के आएगा ईबीक्यू का। वो कैसा था, बहुत ज्यादा, मतलब दृढ़ निश्चयी एकदम, ठीक है। He had come to Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar. अब ये राजकुमार शुक्ला कांग्रेस सेशन में क्या कर रहा है, बहुत सारे विजिटर्स आए थे ना, राजकुमार शुक्ला भी आया। अब राजकुमार शुक्ला यहाँ क्या कर रहा है, ये कंप्लेन करने आया था अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम की, जो कि बिहार में चल रहा था। ये कंप्लेन करने आया था कि बहुत ही अन्यायपूर्ण स्थिति चल रही है, कहाँ पर, चंपारण में। किसके साथ चल रही है, शेयर क्रॉपर्स के साथ। और कौन कर रहा है अन्याय, ये लैंडलॉर्ड्स कर रहे हैं। और कहाँ पर है जगह, चंपारण, बिहार में है, ठीक है। एंड somebody had probably said speak to गांधी जी। अब राजकुमार शुक्ला को यहाँ पर सेशन में कोई बता देता है कि आप गांधी जी से बात करो, तो इसीलिए ये गांधी जी के पास आया था। समझ आए अब यहाँ तक। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। अब गांधी जी शुक्ला को कहते हैं कि भाई मेरी तो अपॉइंटमेंट है कानपुर में, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और वो बताते हैं कि भाई मुझे इंडिया के और पार्ट्स में भी जाना है, मैं तो वहाँ जाने के लिए भी कमिटेड हूँ। Then गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम। लेकिन क्या होता है, शुक्ला कैंपेन्ड हिम एवरीवेयर। शुक्ला बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो तो रेजोल्यूट है, बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चयी है, अपने इरादे का पक्का है, तो वो गांधी जी के साथ हर जगह जाता है, ठीक है। और वो मतलब कहीं उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। एकम्पेन्ड मतलब साथ साथ जाना, ही एकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम। अब गांधी जी अपने आश्रम वापस आते हैं, और आश्रम कहाँ है, नियर अहमदाबाद। इसको मार्क करो, गांधी जी का आश्रम कहा था। शुक्ला फॉलोड हिम टू हिज आश्रम, टू द आश्रम। अब शुक्ला जो है वो आश्रम पे भी पहुंच जाता है गांधी जी के साथ। 4 वीक्स, 4 हफ्ते बीत जाते हैं। ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, और वो गांधी जी की साइड को कभी छोड़ता ही नहीं है। मतलब जहां गांधी जी वहां शुक्ला, जहां गांधी जी वहां शुक्ला। इसके बाद क्या होता है, फिक्स अ डेट, ही बैक। और ये बहुत प्रार्थना करता है कि गांधी जी आप एक डेट फिक्स कर दीजिए, बस मेरे साथ चलिए चंपारण, ठीक है। अब बहुत प्रार्थना करता है। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स इनेसिटी, यानी कि दृढ़ता से बहुत ज्यादा गांधी जी अब इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार ये बंदा जो है अपने इरादे का एकदम पक्का है। एंड द स्टोरी, अब वो इसकी स्टोरी से, इसकी टेनेसिटी यानी इसकी दृढ़ता से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और मान जाते हैं चलने के लिए। आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट। अब गांधी जी इसको बोलते हैं कि देखो मुझे कलकत्ता जाना है इस दिन, वो डेट बता देते हैं कोई। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, आना और मुझे वहाँ से ले जाना। चलो जी। मंथ्स पास्ट, अब कई महीने बीत जाते हैं। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस। शुक्ला घुटनों के बल बैठा हुआ होता है, जैसे हॉन्चेस में आपने देखा होगा ना, घुटनों के बल लोग बैठ जाते हैं, ऐसे बैठा हुआ होता है। एट दी अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। कहाँ बैठा होता है, जहाँ कलकत्ता में इन्होंने जगह डिसाइड की होती है ना, कि गांधी जी बताते हैं ना मैं कलकत्ता जाऊंगा सच एंड सच डेट में, मुझे वहां मिलना। तो शुक्ला वहां पहुंच जाता है, घुटनों के बल बैठा होता है और गांधी जी का वेट कर रहा होता है। अब ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, और शुक्ला तब तक वेट करते हैं जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। अब जैसे ही गांधी जी का पूरा काम वहाँ खत्म होता है, तो शुक्ला और गांधी जी दोनों ही पटना के लिए ट्रेन लेते हैं, उसमें रवाना हो जाते हैं। बोर्डेड होना है सवार होना, उसमें सवार हो जाते हैं और चले जाते हैं। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ द लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर जब शुक्ला बिहार पहुंचते हैं तो गांधी जी को कहाँ लेकर जाते हैं, वो राजेंद्र प्रसाद जी के घर लेकर जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट बने थे और इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने थे, आपको पता ही होगा। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। अब जब गांधी जी और शुक्ला राजेंद्र प्रसाद जी के घर पहुंचते हैं तो ये जो राजेंद्र प्रसाद जी ये मिलते ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये घर पे होते नहीं, ये टाउन से बाहर गए हुए, कहीं शहर से बाहर गए हुए होते हैं। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन। बट जो वहाँ के नौकर होते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी के घर के नौकर होते हैं, वो गांधी जी मतलब इनको जानते थे, शुक्ला को पहले से जानते थे। नो क्योंकि क्या करता था, पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। पेस्टर्ड वर्क को मार्क करो, पेस्टर्ड वर्क को मार्क करो और समझो इसका मतलब कहता है। पेस्टर्ड होता है बार बार परेशान करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो ये क्या करता था व्यक्ति, या फिर हम कह सकते हैं कि नाउन हो गई, हु पेस्टर्ड जो परेशान करता था, वर्ब नॉट नाउन, वर्ब हो गई, जो परेशान करता था बार बार किसको, देयर मास्टर यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी को, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। और बार बार परेशान क्या करता था, ये राजेंद्र प्रसाद जी से कहता था कि आप मदद कीजिए शेयर क्रॉपर्स की, ठीक है। तो हम नौकर पहचानते हैं कि तो बार बार आता है, बार बार मदद मांगता है, बार बार हमारे मालिक को परेशान करता है, लेकिन फिर भी उसको बैठा लेते हैं, ठीक है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, तो वो उसको ग्राउंड पे बैठा देते क्योंकि जानते हैं यहाँ से
ग्राउंड पे बैठा देते हैं शुक्ला को विद हिज कंपेनियन। अब कंपेनियन कौन है यहाँ पे? गांधी जी है। तो कंपेनियन के साथ उसको बैठा दिया जाता है। गांधी जी whom they took to be another peasant। अब गांधी जी को ये समझ रहे हैं कि ये भी कोई और पीजेंट ही है, शुक्ला के साथ आए तो ये भी कोई किसान ही होंगे। अब इसको क्या करते हैं ये, बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। गांधी जी को परमिशन नहीं होती कि वो कुएं से पानी बाहर निकालें, ठीक है। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम द बकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स। इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जो गांधी जी हैं वो पानी निकाले कुएं से, कोई एक दो बूंद भी अगर गिर गई तो ऐसा ना हो कि सारा का सारा पानी पोल्यूट हो जाए। पानी बकेट से अगर एक दो बूंद ना छुई हुई इनकी बाहर गिर गई तो सारा पानी पोल्यूट ना हो जाए। तो ये पोल्यूट ना हो जाए ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज एन अनटचेबल? कैसे होने लगा कि अनटचेबल है? क्योंकि राजकुमार शुक्ला जो थे वो अनटचेबल थे। तो सर्वेंट्स को लग रहा था कि ये राजकुमार शुक्ला के साथ आए हैं जो कि एक अनटचेबल है, तो ये भी एक अनटचेबल ही होंगे। अब देखो कितना कितना गलत तरीके से इनके साथ व्यवहार किया गया। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब ये सब देखने के बाद, स्थितियाँ देखने के बाद गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि मैं पहले मुजफ्फरपुर जाऊँगा, विच वॉज एन रूट टू चंपारण। एन रूट मतलब होता है रास्ते में, तो वो चंपारण के रास्ते में होता है। अब देखो शुक्ला के साथ ये बिहार में उतर तो गए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी के घर गए, राजेंद्र प्रसाद जी मिले नहीं, गांधी जी को वहाँ कुएं से पानी तक नहीं निकालने दिया, ज़मीन पर बैठाया गया। अब गांधी जी बात थोड़ा बहुत समझ रहे हैं लेकिन इनको कंप्लीट स्थिति समझनी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सीधा चंपारण नहीं जाऊँगा, मैं रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ता है मैं वहाँ जाऊँगा। टू ऑब्टेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस। और मैं प्राप्त करूँगा, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करूँगा जो भी कंडीशन है, मतलब कंप्लीटली मुझे जाननी है इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन। देन शुक्ला वॉज इनकेपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। इम्पार्टिंग वर्ड को मार्क करो। इम्पार्टिंग का मतलब होता है देना। अब शुक्ला जो था वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो गांधी जी को पूरी बात अच्छे से समझा पाए। तो गांधी जी कहते कि यार मैं ना पूरी बात समझना चाहता हूँ, तो मैं चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर जाऊँगा, रास्ते में पड़ता है। एन रूट मतलब लिखो रास्ते में, ठीक है। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी। अब गांधी जी एक टेलीग्राम लिखते हैं प्रोफेसर जे बी कृपलानी को, और जे बी कृपलानी कहाँ के प्रोफेसर हैं? ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। आर्ट्स कॉलेज में मुजफ्फरपुर में जे बी कृपलानी जी जो हैं हमारे प्रोफेसर होते हैं। अब जे बी कृपलानी को लेटर लिखा है, अब रुकेंगे किसी और के घर में, वो बात करेंगे आगे, तो ये याद रख लेना, प्रोफेसर का नाम मार्क करके रखो। होम ये हैड सीन एट टैगोर से शांति निकेतन स्कूल। अब गांधी जी जे बी कृपलानी जी से मिले थे टैगोर शांति निकेतन स्कूल में, ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। अब आधी रात को ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर पहुंच जाती है। डेट होती है 15 अप्रैल 1917, इसको मार्क कर लो। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन। अब जे बी कृपलानी जी को टेलीग्राम जा चुका था कि गांधी जी आ रहे हैं, तो वो स्टेशन पहुंच जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि ये प्रोफेसर थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पहुंचते हैं वहाँ पे गांधी जी को लेने। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 3 days। गांधी जी 3 दिन वहाँ पर रुकते हैं मुजफ्फरपुर में। इन दी होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। मलकानी मकान, मलकानी मकान, अम्मा याद कर लो। तो कृपलानी जी को खत लिखा। कृपलानी जी ट्रेन पर पहुँचते हैं इन्हें लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, और गांधी जी रुकते हैं किसके यहाँ? मलकानी जी के यहाँ। अब मलकानी जी कौन है? प्रोफेसर मलकानी कौन है? टीचर है ना, गवर्नमेंट स्कूल, एक टीचर होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ तक की बात समझ आई? आगे देखो। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। अब ये उन दिनों बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात होती थी। गांधी जी कमेंट करते हैं कि फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर मैन लाइक मी। भाई किसी सरकारी प्रोफेसर को, मेरे जैसे आदमी को टिकाना, शरण देना, उसको अपने घर में हाइड करना, छिपाना, हार्बर का मतलब यही होता है, ठीक है, उसको रखना। ऐसा क्यों? इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर एफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। देखो जो स्मॉलर लोकेलिटीज़ थी, गांव ग्राम की जगहें थी, छोटी छोटी जगहें थी, यहाँ पर लोग अंग्रेज़ों से बहुत डरते थे। और एक ऐसे आदमी को अपने घर में टिकाना जो कि होम रूल की बात कर रहा है, जो ये बात कर रहा है कि इंडिया में इंडियंस का शासन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं खतरे की बात है। तो गांधी जी कहते हैं बड़ी हिम्मत की बात थी उस समय कि उन्होंने मुझे वहाँ टिकाया, ठीक है। गांधी जी कमेंट करते हैं कि फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिस प्रोफेसर मेरे जैसे आदमी को छिपाने के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग लग रही थी। आगे चलो। द न्यूज़ ऑफ गांधी जी इज एविडेंट। अब गांधी जी के एडवेंट की न्यूज़, एडवेंट की न्यूज़ मतलब उनके आने की खबर। एडवेंट वर्ड का मतलब लिखो अराइवल, आने की खबर। द न्यूज़ ऑफ गांधी जी इज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, कि वो काम किस तरीके से करते हैं, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। पूरे मुजफ्फरपुर में उनका तरीका है ना, वो क्यों आए हुए हैं,
और उनके आने की खबर फैल जाती है। अब फैल जाती है तो क्या होता है, थ्रू मुजफ्फर एंड टू चंपारण, और चंपारण मुजफ्फरपुर से लेकर पूरा चंपारण तक की खबर फैल गई कि गांधी जी जैसा कोई व्यक्ति है, वो आया हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्विंस टू सी देयर चैंपियन। अब बहुत सारे लोग, अब ये समझ में आ रहा है कि गांधी जी जैसा कोई व्यक्ति आया हुआ है। तो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं वो कुछ बहुत सारे तो पैदल चल के, कुछ अपने कन्वेंस से, कन्वेंस का मतलब क्या होता है भाई, बैलगाड़ी वगैरह पे आ रहे होंगे, घोड़ा गाड़ी पे आ रहे होंगे उस समय, अपने कन्वेंस से पहुंच जाते हैं ये जानकर कि कोई उनका चैंपियन है उसको देखने के लिए वो आ जाते हैं। चैंपियन कौन है, उनका चैंपियन यहाँ पर गांधी जी हैं। ज़्यादा जानते नहीं है उसके बारे में, लेकिन बस ये इतना समझ में आ रहा है कि कोई है जो हमारे लिए काम कर रहा है, तो अपने चैंपियन को देखने वो लोग सब पहुँच जाते हैं। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स हैं वो गांधी जी को बुलाते हैं सारी स्थितियां समझाने के लिए। ठीक है, आगे सुनो। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। अब मुजफ्फरपुर के लॉयर्स जो है, यहाँ से ध्यान से समझना, मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स हैं ये किसानों की बात कोर्ट में, एक तरीके से जैसे वकील केस पेश करता है ना, तो किसानों के केस ये लोग पेश करते थे कोर्ट में। एंड दे टोल्ड हिम अबाउट द केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। अब यहाँ पर जो वकील होते हैं वो गांधी जी को बताते हैं कि पूरा केस क्या है शेयर क्रॉपर्स का, प्लस वो ये भी बताते हैं कि हम इनसे क्या फीस चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर गांधी जी को गुस्सा आ जाएगा। देखो, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस। अब गांधी जी फटकार लगाते हैं, चाइडेड वर्ड को मार्क करो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गांधी जी फटकार लगाते हैं लॉयर्स की कि आप इतना बड़ा फीस, इतना बिग अमाउंट आप कैसे ले सकते हो गरीब किसानों से। उनको बहुत गुस्सा आ जाता है इस बात पे और उनको फटकार लगा देते हैं। He said, I have come to the conclusion। अब गांधी जी ये कहते हैं कि मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं that we should stop going to law courts। हमें इन लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं, taking such cases to the courts does little good। इस तरह के केसेस को कोर्ट में ले जाना, इस तरह के बेचारे गरीब किसानों का, जो कि हिंदुस्तानी भी हैं, कोर्ट में ले जाना जहाँ पे अंग्रेज वकील है या फिर अंग्रेज जो हैं जज बैठे हुए हैं, प्लस आप उनसे इतना पैसा भी वसूल कर रहे हो, तो बेकार ही है इन लोगों का तो कोर्ट में जाना, है ना। तो यहाँ गांधी जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज नॉट लाइक गुड लिटिल गुड वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड। ऐसी जगह जहाँ पीजेंट बहुत ज़्यादा कुचले हुए हैं, गरीबी में कुचले हुए हैं, उनको अन्याय में कुचले हुए हैं, एंड फियर स्ट्राइकन, और इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, और ऐसे लोगों के लिए लॉ कोर्ट्स बोलते हैं बिल्कुल यूजलेस है। मतलब इतने गरीब, इतने क्रस्ड, इतने फियर स्ट्राइकन, डर से भरे हुए ये लोग, इनके लिए लॉ कोर्ट्स का क्या मतलब बनता है। द रियल रिलीफ फॉर दैम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। अब गांधी जी ने समझाते हैं कि देखो, सबसे पहले रियल रिलीफ इन लोगों के लिए क्या होगा कि इनको डर से मुक्ति कराई जाए, भय से इनकी मुक्ति हो। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल लैंड होता है कृषि योग्य भूमि जिस पर फसल उगाई जा सकती है। सो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स। स्टेट्स होती हैं जागीरें, उस समय बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की जागीरें होती थी, यहाँ से यहाँ तक की ज़मीन सारी मेरी जागीर है, ऐसे। तो ये जागीरों में बटी हुई थी, एंड ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और इनका मालिक कौन था, अंग्रेज लोग थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उनकी ज़मीनों पर काम कौन करता था, हिंदुस्तान के व्यक्ति काम करते थे, हिंदुस्तानी लेबर काम करती थी किराएदार के रूप में। ज़मीनें किसकी हैं, अंग्रेज़ों के नाम पर हैं। काम कौन कर रहा है, हिंदुस्तानी मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे काम कर रहे हैं, टेनेंट्स की, किराए पर उन्होंने उनकी ज़मीनें ले रखी हैं। अब क्या होता है, द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। वहाँ पर चीफ कमर्शियल क्रॉप जो उगाई जाती थी इस लैंड पर वो थी इंडिगो, जो कि ब्लू कलर बनाने के काम आता है ये फसल। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट दम 3/20, यानी कि 3/20 भाग जो थे, लैंडलॉर्ड कहते थे कि आपको इंडिगो उगाना है, यानी 3/20 इंटू 100 करोगे तो 15% आएगा। तो वही बोलते कि 15% भाग जो है आपको हमारी ज़मीन पर इंडिगो उगाना है, और क्या करना है, वो हमें एज अ रेंट आपको पे करना है, ठीक है। देयर होल्डिंग्स वर इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, ठीक है। कि 15% ज़मीन है, देखो ज़मीन किसकी, अंग्रेजों की, उस पर काम कौन कर रहा है, हिंदुस्तानी मजदूर काम कर रहे हैं, किराए पर लेके काम कर रहे हैं। किराए में 15% इंडिगो उगाना है, 85% पे आप कुछ भी उगा वो आपका है। तो ये चल रहा था उस समय, ठीक है। पूरी कहानी समझ में आ रही है ना अच्छे से। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये सब कुछ किया जा रहा था, एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये था कि 15% भाग में इंडिगो उगाना है और एज अ रेंट वो इन्हें पे करना है। आगे आते हैं। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब उस समय क्या होता है, जो हमारे लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको एक खबर मिलती है
कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो जो है वो बनाया जा रहा है। सिंथेटिक क्या हुआ, अब केमिकल्स से बन रहा है, फैक्ट्रीज में बन रहा है, तो उगाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सस्ता पड़ेगा, वैसे भी बात है। अब दे आर अपॉन वर्ड को मार्क को लिखो इसके ऊपर। इसके बाद दे आर अपॉन का मतलब था इसके बाद क्या होता है, दे आर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट, वो करार कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स की तरफ से टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। यहाँ ये होता है कि इसके बाद जब इन्हें पता चल जाता है कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनाई जा रही है, तो ये डेवलप हो गई है, तो ये करार कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं वहाँ के किसानों के साथ कि भाई ठीक है, शेयर क्रॉपर्स को कहते हैं आपको 15% जो है हमें नहीं उगा के देना है अब इंडिगो, अब आप हमें इसके पैसे दे दीजिए एक तरीके से, ठीक है। हिंदुस्तानी ज़मीन पर हिंदुस्तानियों से ही अंग्रेज पैसा मांग रहे हैं, सोचो अन्याय की हद क्या होगी उस समय। अब क्या होता है 15% अरेंजमेंट से वो कहते हैं आपको मैं इस एग्रीमेंट से अलग कर दूंगा, मतलब आप फिर फ्री हो जाओगे अपने लैंड के लिए। द शेयर क्रॉपर्स एग्रीमेंट वॉज इरिक्सम, अब ये परेशान करने वाला था, इरिक्सम वर्ड को मार्क करो, लिखो परेशान करने वाला। अब क्या होती है शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट जो होता है बहुत परेशान करने वाला होता है पीजेंट्स के लिए, क्योंकि पहली बात तो समझो कि उनके पास पैसा नहीं है, दूसरी बात पैसा क्यों दें, अंग्रेजों को पैसा दें क्यों, दोनों ही बातें हैं। द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वॉज इरिक्सम टू द पीजेंट्स एंड मेनी साइंड विलिंगली, लेकिन बहुत सारे पीजेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि चलो भाई 15% हमें नहीं उगाना पड़ेगा इंडिगो, तो वो विलिंगली जो है वो साइन कर देते हैं। दोज हु रेसिस्टेड, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जिन्होंने रेसिस्ट किया, विरोध किया, तो जिन्होंने विरोध किया वो वाले किसान क्या करते हैं, एंगेज लॉयर्स, वो लॉयर्स को एंगेज कर लेते हैं। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो जो लैंडलॉर्ड होते हैं जब इनको लग रहा है कि इन्होंने वकील हायर कर लिए, किसानों ने वकील हायर कर लिए, तो लैंडलॉर्ड जबरदस्ती पैसा उगवाने के लिए ठग्स यानी गुंडे एंगेज कर लेते हैं, यहाँ पर जबरदस्ती पैसा खींचने के लिए इन लोगों की तरफ से। मीनवाइल इसी बीच में क्या होता है, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द लिटरेट पीजेंट्स, अब इलिटरेट पीजेंट्स जो होते हैं हमारे अनपढ़ किसानों तक ये खबर पहुंच जाती है कि ओहो जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो जो है वो बनाया जा रहा है, डेवलप हो गया है। हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, अब इलिटरेट पीजेंट्स जिन्होंने साइन कर दिया था एग्रीमेंट को, वो जब उन्हें ये पता चलता है कि हमारे को कोई ऐसे कोई बड़ी वजह नहीं है इसके पीछे, हमें माफ करना जैसी कोई वजह नहीं है, यहाँ पे हमें रिलीज करने जैसा इनका कोई मतलब नहीं है, इन्होंने हमसे पैसा उगवाने के लिए सब कुछ किया है, तो वो लोग क्या चाहते हैं, दे वांट देयर मनी बैक, जो 15% का पैसा किसानों ने अंग्रेजी लैंडलॉर्ड्स को दे दिया था वो पैसा भी ने वापस चाहिए था। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, जब ये सारा कुछ चल रहा है, शेयर क्रॉपर्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच कितनी फाइट चल रही है, तो गांधी जी इसी बीच पहुंच जाते हैं चंपारण में। He began by trying to get the facts, अब गांधी जी फैक्ट्स तथ्य को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले हमारे गांधी जी कहाँ जाते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास जाते हैं, यानी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन होगी, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास जाते हैं, याद करो इस लाइन को और मार्क करो इस लाइन को, राइट। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गांधी जी जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, अब सेक्रेटरी कहता है कि गांधी जी से कि मैं किसी बाहर वाले को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, पर गांधी जी कहते हैं आउटसाइडर, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं, मतलब मैं तो एक हिंदुस्तानी हूं, मैं आउटसाइडर कहां से हो गया, तो क्या कहते हैं गांधी जी, आंसर करते हैं दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी जी कहते हैं मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट लिव, इसके बाद गांधी जी को कहाँ बुलाया जाता है, ब्रिटिश ऑफिशियल कमांडर बुलाते हैं, कहाँ के, तिरहुत डिवीजन के, तिरहुत वर्ड को मार्क करके चलना, तिरहुत डिवीजन के, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही आता था, तो तिरहुत में होंगे गांधी जी, वहाँ का जो कमिश्नर है उनको गांधी जी को बुलाता है, ब्रिटिश ऑफिशियल होता है वो भी। अब द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट करते हैं प्रोसीडेड बाय बुलिंग मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, अब गांधी जी बताते हैं कि उसने कमिश्नर ने क्या किया था, गांधी जी को बुली किया, धमकाया कि आप तुरंत जो है, फोर्थविथ वर्ड का मतलब लिखिए तुरंत, कि आप तुरंत जो है तिरहुत जगह को छोड़ के चले जाइए। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं जाते, इंस्टेड बल्कि इसकी बजाय वो क्या करते हैं, ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, वो मोतिहारी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब मोतिहारी क्या है, इसको भी मार्क करो, द कैपिटल ऑफ चंपारण, गांधी जी हार नहीं मानते और आगे मोतिहारी की तरफ बढ़ जाते हैं, मोतिहारी जगह है कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम, बहुत सारे लॉयर्स, अकम्पेन्ड का मतलब लिख लो आप, साथ में जाना, तो गांधी जी के साथ में बहुत सारे लॉयर्स भी जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, चंपारण, सॉरी मोतिहारी जाते हैं, जो कि चंपारण का कैपिटल है। एट द रेलवे स्टेशन अब क्या होता है, अ वास्ट मल्टीट्यूड, वास्ट मल्टीट्यूड को लिखो बहुत सारी भीड़,
अब क्या होता है, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी भीड़ जो है आ जाती है एंड ग्रीटेड गांधी जी, और गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, उनको काफ़ी ग्रीट किया जाता है। ही वेंट टू अ हाउस, वो एक घर में जाते हैं एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर। अब गांधी जी पहुंच गए मोतिहारी, मोतिहारी में एक घर में क्या करते हैं, अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। He went to a house and using it as a headquarter continued his investigation, और पूरी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं। अब वो पूरा मामला समझ रहे हैं, ठीक है। अ रिपोर्ट केम इन, एक रिपोर्ट आती है कि अ पीजेंट हैज बीन maltreated in a nearby village। एक रिपोर्ट आती है कि किसान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है पास ही के गांव में। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ क्या मामला है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगले दिन वो एक हाथी की पीठ पर बैठते हैं और जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी क्या होता है, ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो ज्यादा दूर निकले ही नहीं थे, व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर, अब पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर, संदेश देने वाला व्यक्ति, वो आ जाता है, ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, और कहता है अपने कैरेज में वापस जो है आप जाइए, टाउन वापस जाइए अपने। गांधी जी यहाँ पर कंप्लाइड सॉरी, यहाँ पर कंप्लाइड मीन्स पालन कर लेते हैं और वो जाने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है, द मैसेंजर ड्रॉप गांधी जी होम, मैसेंजर गांधी जी को घर लेकर जाता है, वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, और वहां पर उनको एक ऑफिशियल नोटिस दिया जाता है गांधी जी को, क्विट चंपारण इमीडिएटली, और कहा जाता है कि अब चंपारण को तुरंत छोड़ दीजिए। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी रिसिप्ट पे साइन करते हैं, नोटिस पे साइन करते हैं, एंड रॉट ऑन इट, उस पर लिखते हैं दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि मैं इस ऑर्डर को डिसओबे करता हूं, मैं इस ऑर्डर को नहीं मानूंगा। समझ में आ रहा है? आगे चलो। इन कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिजल्ट क्या होता है, गांधी जी रिसीव्ड अ समन। अब गांधी जी ने एक लॉ, एक ऑर्डर को मानने से इनकार किया, तो गांधी जी को समन यानी कानूनी बुलावा आता है टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। या आपको समन का मतलब लिखो बुलावा, जो कोर्ट की तरफ से बुलावा आता है उसको समन बोलते हैं। सो रात को गांधी जी को क्या है, सॉरी उस दिन गांधी जी को क्या आता है, एक समन आता है और उनको अगले दिन कोर्ट में शामिल होना होता है। ऑल द नाइट, पूरी रात गांधी जी रिमेन्ड अवेक, गांधी जी पूरी रात जागे रहते हैं। ये टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, वो टेलीग्राम डालते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को और कहते हैं कि आप बिहार से आइए विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी रिच फ्रेंड्स हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे ऐसे प्रभावशाली लोगों के साथ आप बिहार आ जाइए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, वो आश्रम में भी, जो उनका आश्रम था सेवाग्राम में, वहां पे भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, यहाँ वो वायसराय को भी पूरी रिपोर्ट भेजते हैं कि क्या आपके ऑफिसर कर रहे हैं यहाँ पर और क्या पूरी स्थितियां यहाँ पर हो रही हैं। वायसराय को भी इन्होंने पूरी रिपोर्ट भेजी होती है। आगे चलते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, सुबह को क्या होता है, मोतिहारी में पूरे पीजेंट्स से वो भरी हुई होती है, सांवले रंग के जो पीजेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए। दे डिड नॉट नो गांधी जी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन लोगों को, जो भी पीजेंट्स यहाँ आते हैं, गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड था उसके बारे में ज्यादा कुछ पता होता नहीं है। दे वॉज इन ट्रबल, बस उनको इतना पता होता है कि दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वॉज इन ट्रबल। केवल किसानों को इतना पता होता है, मियरली हर्ड, उन्होंने केवल इतना ही सुना होता है क्या, कि एक महात्मा है जो आए हुए हैं, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करना चाहते हैं पीजेंट्स की, और वो अब ट्रबल में है विद द अथॉरिटीज, और अथॉरिटीज के साथ कुछ पंगा हुआ है ऑफिसर्स के साथ, और वो ट्रबल में है। तो ये सारे किसान पीजेंट्स जो है इनकी मदद करने चले आते हैं। अब देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन बनते हैं ईबीक्यू के, ठीक है। द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस वर्ड को मार्क करो, लिखो अचानक से, और डिमॉन्स्ट्रेशन वर्ड पे लिखो प्रदर्शन। अब अचानक से इतना डेमोन्स्ट्रेशन करना, अचानक से डेमोन्स्ट्रेट हो जाना, इतने सारे लोगों का प्रदर्शन करना इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस, और बिल्कुल कोर्ट हाउस के पास हजारों लोग आ जाते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। अब ये स्टार्टिंग होती है कि किस तरीके से ये अंग्रेजों के डर से, भय से एकदम मुक्त हो रहे हैं। देखो, अगर डर थे अंग्रेजों से तो क्या गांधी जी की मदद करने आते? कहीं ना कहीं डर बाहर निकल रहा है, सही है ना, तो इसीलिए ये लोग सब आ जाते हैं। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, अब जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो तो एकदम घबरा जाते हैं, बिल्कुल पावरलेस फील करते हैं। क्यों? विदाउट गांधी जी कॉपरेशन, बिना गांधी जी की कॉपरेशन के ये भीड़ संभालना इन ऑफिसर्स के बस की नहीं हो रहा होता है। आगे देखिए, ही हेल्प दम रेगुलेट द क्राउड, हाँ ही कौन है? गांधी जी। तो गांधी जी जो होते हैं इन अफसरों की मदद करते हैं पूरे क्राउड को रेगुलेट करने के लिए। ही वॉज अ पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बहुत विनम्रता के साथ बात करते हैं, सभी के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। ही वॉज गिविंग दम कॉन्क्रीट प्रूफ, अब किसको दम मतलब कौन है?
द में यहाँ पे अंग्रेजी सरकार, ठीक है। तो गांधी जी अंग्रेजी सरकार को पूरा प्रूफ देते हैं, कहते हैं क्या, दैट उनकी जो माइट थी, उनकी जो ताकत थी, देयर माइट, हिदर टू वर्ड को मार्क करो, लिखो अब तक, जो उनकी माइट थी, उनकी जो ताकत थी, जो अब तक कैसी थी, ड्रेडेड थी। अब ड्रेडेड वर्ड का मतलब होता है, ड्रेडेड होता है भयानक, जो आपकी पावर इतनी भयानक थी, अनक्वेश्चनड थी, मतलब अभी तक लोग आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते थे, आपसे इतना डरते थे, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन, और ये चैलेंज की जा सकती थी इंडियंस के द्वारा। यहाँ गांधी जी ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि अब तक आप अपने आप को इतना ताकतवर समझ रहे थे, आप अपनी ताकत, ऐसी ताकत थी आपकी जो इतनी भयानक थी, जिस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, देखो वो चैलेंज की जा सकती है इंडियन के द्वारा। चलो आगे आते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, अब सरकार जो है बैफल्ड, एकदम कंफ्यूज हो जाती है, एकदम हैरान हो जाती है, क्या ये अचानक क्या हो गया, पब्लिक इतना हमारे विरोध में आके खड़ी हो गई। द प्रोसिक्यूटर, जो प्रोसिक्यूटर होता है यानी कि जो वकील होता है, रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं कि भाई जज साहब से कि सर आज जो है सुनवाई को टाल दीजिए, बहुत भीड़ है बाहर, पब्लिक संभाली नहीं जा रही है। अपेरेंटली ऐसा प्रतीत हो रहा है द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि अथॉरिटीज जो हैं, जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो अपने सीनियर्स से इस केस को कंसल्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए अभी फैसला सुनाया नहीं जाना चाहिए, उनको ऐसा लग रहा है। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, अब गांधी जी कहते हैं जो फैसला सुनाना है आज ही सुनाओ, वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं कि मेरी सुनवाई में डिले मत कीजिए। ये रेड है स्टेटमेंट। अब गांधी जी यहाँ पर एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या लिखा होता है, प्लीडिंग गिल्टी, वो कहते हैं मैं दोषी हूँ, ठीक है, और गिल्टी मतलब एक तरीके से अपनी दलील देते हैं कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, ही वॉज इन्वॉल्व, और वो कहते हैं कि मैं इस कानून को तोड़ने में इन्वॉल्व हूँ। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, वो कहते हैं कोर्ट को अपनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी पे क्वेश्चन आता है, इसको मार्क करके रखना, भी समझाती हूँ इसे। ऑन वन हैंड एक तरफ क्या हो रहा है, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, वो एक कानून तोड़ने वाले व्यक्ति जैसा एग्जाम्पल अपने प्रति सेट नहीं करना चाहते पब्लिक में, वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि पब्लिक उन्हें ऐसे देखे कि ये वकील है, ये तो खुद कानून तोड़ रहा है, ऐसा एग्जाम्पल नहीं देना चाहते थे। और दूसरी तरफ और क्या हो रहा था, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एज नेशनल सर्विस, रेंडर का मतलब होता है देना, और दूसरी तरफ वो देना चाहते थे मानवीय और राष्ट्रीय सेवा, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए हैं, इसीलिए उनका हो रहा था बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। दिमाग में ये चल रहा है कि भाई क्या करें और क्या ना करें, मैं एक वकील की तरह काम देखूं कि मुझे कानून नहीं तोड़ना है, या एक ये देखूं मैं इंसान हूं, मैं मानवों की रक्षा करने आया हूं, मैं नेशनल सर्विस पे आया हूं, तो मुझे वो काम देखना है, ये चीज़ चल रही होती है। नाउ फॉर वांट ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, अब वो यहाँ से जाने का ऑर्डर तो डिसरिगार्ड कर देते गांधी जी। नॉट फॉर द वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, ऐसा नहीं कि लॉफुल अथॉरिटी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस, वो किस हायर लॉ, जो मन अंतरात्मा है ना, उनके लिए हमारे अंतरात्मा की आवाज़ ज़्यादा बड़ा कानून है, मतलब आपको ना पता होता है दिल से अंदर से क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, हर आदमी को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो अपनी अंतरात्मा को, उनके लिए वो हायर लॉ है, और उसकी बात वो ज़्यादा सुनना चाहते थे कि इंसान की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है, कानून की रक्षा बाद में, क्योंकि देखो इंसान के लिए ही तो कानून है ना, इस बात को समझो, कानून इंसान के ऊपर तो नहीं हो सकता। चलिए आगे आते हैं कि आस्क द पेनल्टी ड्यू, अब गांधी जी कहते हैं आपको जो सज़ा देनी है वो दे दीजिए, मैं दोषी हूँ पर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा, और दूसरी बात यह है कि मैं तो मानवीय सर्विस के लिए आया हूँ, नेशनल सर्विस के लिए आया हूँ, तो मैं वो करूँगा। आगे आइए, द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रेसेस, मजिस्ट्रेट जज साहब कहते हैं कि 2 घंटे बाद मैं जो हूँ प्रोनाउंस करूँगा सेंटेंस, यानी कि सज़ा सुनाऊंगा 2 घंटे बाद। एंड आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोस्ट 120 minutes, और ये 2 घंटे के लिए 120 minutes के लिए गांधी जी को कहते हैं आप बेल दे दीजिए। गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी बिल्कुल मना कर देते हैं बेल देने के लिए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, अब जज साहब उन्हें बिना बेल के ही रिलीज कर देते हैं, बाहर इतनी पब्लिक है, संभाली भी नहीं जा रही थी गांधी जी के बिना, तो इनसे आगे आइए। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, अब जब दोबारा से कोर्ट में सुनवाई होती है, रिकन्वेंट एक तरीके से दोबारा से कोर्ट बैठती है, द जज सेड दैट ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो जज साहब कहते हैं कि वो कुछ दिनों तक जजमेंट नहीं देंगे, और मीनवाइल इसी बीच क्या होता है, ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, और वो गांधी जी को क्या कहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। चलिए आगे आते हैं, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, यानी कि जाने माने जो वकील हैं, ये सब पहुंच जाते हैं, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, तो ये लोग सब बिहार से आ जाते हैं, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, अब कन्फर्ड होता है मुलाकात करना, सलाह लेना, तो गांधी के साथ मिलते हैं। वॉट वुड दे डू इफ
ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। अब गांधी जी पूछते हैं इन सभी लोगों से, बृजकिशोर बाबू जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, मौलाना मजरुल हक जी से, या फिर बाकी सारे जो प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, इन सब से पूछते हैं कि अगर मुझे जेल हो गई तो तुम लोग क्या करोगे? What would they do if he was sentenced to prison? गांधी जी asked, पूछते हैं। Why the senior lawyer replied, तब सीनियर लॉयर क्या जवाब देता है? वो कहता है कि दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि भाई हम तो आप ही को सलाह देने आए हैं, हम तो आप ही की मदद करने के लिए आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल, तो गांधी जी अगर आप ही जेल चले जाएंगे, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, तो कोई बचेगा ही नहीं सलाह देने के लिए, एंड दे वुड गो होम। और वो कहते हैं कि तो फिर तो हम अपने घर चले जाएंगे। अब गांधी जी को गुस्सा आता है। हाँ, वो पूछते हैं व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, और इन शेयर क्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है इसका क्या? गांधी जी डिमांडेड वर्ड को मतलब लिखो आस्क्ड। तो गांधी जी ने ये पूछा था, क्या पूछा था? यही कि मुझे जेल हो जाती है तो अब तुम घर चले जाओगे, तो ये जो अनजस्टिस इन शेयर क्रॉपर्स के साथ हो रहा है इसका क्या होगा? द लॉयर्स, जितने भी वो वकील होते हैं, विड्रू टू कंसल्ट। विड्रू मीन्स लिखो वापस चले जाना। ये लोग अंदर वापस जाते हैं और कंसल्ट करते हैं। राजेंद्र प्रसाद had recorded the upshot of their consultations. राजेंद्र प्रसाद सारा रिजल्ट जो भी इनकी कंसल्टेशन का होता है उसे रिकॉर्ड करते रहते हैं, सब कुछ लिखते रहते हैं। अपशॉट मीन्स रिजल्ट, वट एवर दे आर डिस्कसिंग, तो जो भी इनका रिजल्ट बन रहा होता है उसकी कंसल्टेशंस को वो लिखते जाते हैं। दे थॉट अमंगेस्ट देमसेल्फ, अब ये लोग सारे वकील वगैरह, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, ये जो भी लोग थे, ये लोग सब आपस में क्या सोच रहे होते हैं? दैट गांधी जी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी जी तो पूरी तरह से हमारे लिए अजनबी हैं, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, और फिर भी बाहर के होते हुए भी, अजनबी होते हुए भी, वो यहाँ के किसानों के लिए जेल तक जाने के लिए तैयार हैं। इफ दे ऑन द अदर हैंड, और हम लोग दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, हम ये केवल यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, और हम ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हम इन पीजेंट्स को सर्व कर रहे हैं, बेसिकली हम इनकी तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और फिर भी क्या कर रहे हैं? शुड गो होम, और हम घर जा रहे हैं। तो क्या हमें घर जाना चाहिए? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? कितनी बड़ी बात है कि गांधी जी जो बाहर के आए हैं, जो अजनबी हैं, वो भी जेल जाने को तैयार हैं। हम जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, प्लस हम ये भी कह रहे हैं कि हम इन्हें सर्व कर रहे हैं और हम घर जाने की बात कर रहे हैं। तो इट वुड बी अ शेमफुल, और यहाँ से एक वर्ड होता है डिजरेशन। डिजरेशन का मतलब होता है बिना मदद के किसी को मुसीबत में छोड़ देना। तो कहते हैं कि ये तो भाई बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम इन सबको मुसीबत में ऐसे छोड़कर चले जाएं। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी। अब अकॉर्डिंगली ये लोग गांधी जी के पास वापस जाते हैं, एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि हम लोग सब जेल में जाने के लिए अब तैयार हैं। यहाँ गांधी जी का जवाब होता है द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, तो चंपारण की लड़ाई जो है वो जीत ली गई है। मतलब एक तरीके से गांधी जी को समझ में आता है कि सब लोग अब मिलकर हम सब साथ हैं। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, अब गांधी जी कागज का टुकड़ा उठाते हैं, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और लोगों को दो दो के पेयर में डिवाइड कर देते हैं, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज कोर्ट अरेस्ट, और ये बताते कि अगर मुझे जेल होती है तो इस तरीके से दो दो के पेयर में तुम आना, और आने के बाद अपना कोर्ट अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी दे देना। सेवरल डेज लेटर, अब कुछ दिन बीत जाते हैं, गांधी जी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। अब कुछ दिन बीतने के बाद गांधी जी को रिटन कम्युनिकेशन, एक रिटन लेटर मिलता है। कहाँ से आता है कम्युनिकेशन? ये आता है मजिस्ट्रेट की तरफ से, और जिसमें इन्फॉर्म किया जाता है दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, उस समय स्टेट नहीं होते थे, उस समय प्रोविंसेस होते थे, राज्य हुआ करते थे ऐसे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है प्रोविंस के हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि लेफ्टिनेंट जनरल ने क्या कहा है? मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो कि प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, मतलब होता है जीत जाना। तो सिविल डिसोबीडियंस पहली बार जीत जाता है, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की जीत होती है। गांधी जी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी। अब गांधी जी और जो बाकी के लॉयर्स होते हैं वो मतलब आगे प्रोसीड करते हैं टू कंडक्ट, क्या करने के लिए? फार फ्लंग इंक्वायरी करने के लिए। फार फ्लंग होता है दूर दूर जाकर इंक्वायरी करना। अब ये लोग दूर दूर जाकर इंक्वायरी करते हैं इनटू द, किस चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं? ग्रेवियंसेस, शिकायतों की, ऑफ द फार्मर्स की, किसानों की क्या क्या शिकायतें, क्या क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर डिपोजिशंस वर्ड का मतलब लिखो बयान। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, बयान 10,000 पीजेंट्स के आसपास के पीजेंट से बयान लिखवाए जाते हैं। बयान ये लोग इकट्ठे करते हैं। नोट्स मेड ऑन दी अदर एविडेंसेस, और पूरे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, नोट्स बनाए जाते हैं जब ये लोग बयान देते हैं।
डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कागजात जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं. द होल एरिया वॉज थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वीमेन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. बात को अच्छे से ध्यान से समझना. ये पूरा एरिया थ्रॉब्ड मतलब गूंज उठना, ये पूरा एरिया गूंज उठता है एक्टिविटीज से. इन्वेस्टिगेटर्स की जगह जगह इन्वेस्टिगेटर्स जा रहे हैं, लोगों के बयान ले रहे हैं, उस पर नोट्स बना रहे हैं. और दूसरा हो रहा है वीमेन प्रोटेस्ट, ये इसको लिखिए उग्र विरोध. और बहुत ज़्यादा उग्र विरोध हो रहा था लैंडलॉर्ड्स का. समझ में आया. इन जून गांधी जी वॉज समन्ड. अब जून में गांधी जी को बुलाया जाता है. कौन बुलाता है? टू सर एडवर्ड गेट. अब सर एडवर्ड गेट जो है ना बुलाते हैं. ये कौन होते हैं? ये भी होते हैं एक ल्यूटेनेंट गवर्नर, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं. बिफोर ही वेंट, अब ये जाने से पहले ही मैट लीडिंग एसोसिएट्स, जितने भी इनके फेमस लॉयर फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, गांधी जी इन लोगों से पहले मिलते हैं. अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. अब ये सारी प्लानिंग बनाते हैं कि भाई देखो, हम मुझे जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बुला रहा है, हो सकता है मुझे जेल हो जाए, तो अपने जितने भी लीडिंग एसोसिएट्स हैं, जितने भी इनके लॉयर फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको बुला के कहते हैं कि अगर मुझे जेल हो गई तो किस तरीके से तुम जो हो ये पूरा का पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आगे बढ़ाओगे. गांधी जी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज. अब गांधी जी की जो पूरा जो बातचीत है बहुत देर तक चलती है विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बहुत देर तक वार्तालाप चलती रहती है. एज अ रिजल्ट क्या होता है? हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन. अब पूरी गांधी जी से बात होने के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एक कमीशन बैठाता है, मतलब एक ऑफिशियल कमीशन बैठाता है इंक्वायरी के लिए इनटू द जो पूरा इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन है उसके ऊपर एक कमेटी बैठ जाती है. ठीक है, कमीशन बैठ जाता है एक तरीके से. आगे देखते हैं शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन पे. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स. अब इस पूरे कमीशन में कौन है? लैंडलॉर्ड्स हैं. इस पूरे कमीशन में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं एंड गांधी जी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव. सोल मतलब अकेले रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके? ऑफ द पीजेंट्स. किसानों की तरफ से अकेले गांधी जी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. अब कमीशन की रिपोर्ट देखते हैं क्या आएगी, कुछ बताया है नहीं चैप्टर में. आगे चलते हैं होता क्या है. गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ. 7 महीने के लिए. अनइंटरप्टेड मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूसली. गांधी जी 7 महीने लगातार चंपारण में ही रहते हैं एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट्स. और बाद में सेवरल शॉर्ट विजिट्स के लिए बार बार आते रहते थे. द विजिट अंडरटेकन. अब अंडरटेकन वर्ड का मतलब होता है, यानी कि जो विजिट हमारा एक तरीके से स्टार्ट हुआ था, हम बोल सकते हैं कैसे स्टार्ट हुआ था ये पूरा का पूरा हमारा विजिट. जस्ट कैजुअली स्टार्ट हुआ था ऑन द इंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट के द्वारा. इंट्रिटी होता है एक तरीके से हम्बल रिक्वेस्ट. हम्बल रिक्वेस्ट की थी एक पीजेंट ने. अनलेटर्ड था यानी कि अनपढ़ था वो पीजेंट. इन द एक्सपेक्टेशन दैट ही वुड लास्ट अ फ्यू डेज. ये एक्सपेक्टेशन थी उस पीजेंट की कि कुछ दिनों में मामला निबट जाएगा. बट ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जीज लाइफ. यस, पूरी सिचुएशन ने, पूरे मुद्दे ने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल जो है वो ले लिया था. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस. अब जब पूरी ऑफिशियल इंक्वायरी होती है, बैठा है ना कमीशन, ऑफिशियल कमीशन बैठा था पूरा का पूरा. ठीक है, अब इसमें जो पूरी इंक्वायरी होती है तो असेंबल्ड हो जाते हैं क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस. बहुत सारे के सारे सबूत बिग प्लांटर्स के खिलाफ इकट्ठे गांधी जी कर लेते हैं. एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड. और जब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, बिग प्लांटर्स, जब ये लोग देख लेते हैं कि भाई इनके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे हो गए, तो सिद्धांतों के आधार पर, इन प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, टू मेक रिफंड्स ऑफ द पीजेंट. और वो राजी हो जाते हैं रिफंड देने के लिए पैसा. पर पैसा कितना देना है? बट हाउ मच मस्ट वी पे? दे आस्क्ड गांधी जी. तो लैंडलॉर्ड्स गांधी जी से पूछते हैं ठीक है हमें पैसा वापस देना है, तो अब आप ये बताइए कि पैसा देना कितना है वापस. दे थॉट दैट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी. अब ये लोग सोच रहे हैं लैंडलॉर्ड्स कि गांधी जी जो हैं वो फुल पेमेंट मांगेंगे. विच दे हैड. दे कौन यहाँ पर? लैंडलॉर्ड. जो पैसा लैंडलॉर्ड ने इलीगली या फिर डिसिटफुली यानी कि धोखे से एक्सॉर्टेड यानी उगाया है, लिया है फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स से. तो इनको लग रहा है कि हमने जो भी पैसा इलीगली या फिर धोखे से लिया है, गांधी जी पूरा पैसा वापस मांगेंगे. लेकिन गांधी जी क्या करते हैं? ही आस्क्ड ओनली 50%. गांधी जी केवल 50% पैसा वापस मांगते हैं. देयर इज सीम्ड एडमेंट. और यहाँ 50% के लिए बिल्कुल एडमेंट दिखाई दे रहे हैं. आगे देखते हैं ये सब किसने लिखा? राइट्स. अब ये जो एक बंदे हैं रेवरेंड जे हॉज, एक ब्रिटिश मिशनरी है. पहले वर्ड मिशनरी पकड़ते हैं. मिशनरी होता है जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचारक होते हैं ना, उनको बोलते हैं, जो दूसरे देशों में जा जाके धर्म का प्रचार करते हैं. तो जे हॉज जी, जो JZ हॉज जी जो है एक ब्रिटिश मिशनरी होते हैं चंपारण के. उन्होंने ये पूरा एंटायर एपिसोड जो है वो ऑब्जर्व किया होता है. क्या एपिसोड?
कि गांधी जी ने किस तरीके से सबूत इकट्ठे किए, कैसे लैंडलॉर्ड जो हैं वो इनके आगे झुके, कैसे 50% की डिमांड हुई, आगे क्या होता है। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव अवे, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%। अब जो प्लांटर्स जो होते हैं उनको ये लग रहा है कि गांधी जी जो हैं कम पे राजी नहीं होंगे, एडमिट लग रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम 25% वापस दे देंगे, ये सोच के कि कहीं ना कहीं कुछ भी वापस नहीं लिया जाएगा, गांधी जी राजी नहीं होंगे 25% पे तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स जो होते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके जो वकील वगैरह होते हैं, वो ऑफर करते हैं कि भाई 25% रिफंड हम दे देंगे। लेकिन टू हिज अमेजमेंट, अब ये लोग चौंक जाते हैं, उनके वकील, लैंडलॉर्ड्स के वकील, कि मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। उनके शब्दों को मान लेते हैं, 25% लेने पे राजी हो जाते हैं, और इस डेडलॉक को, क्योंकि ऐसा नहीं हो मैं पूरा मांगू या 50% मांगू, ये 25% दे रहे हैं, कुछ बात ना बने और फाइनली ये बात यही डेडलॉक में रह जाए, तो गांधी जी 25% पे ही राजी हो जाते, कहते ठीक है 25% ही दे दो। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब होता है वो लोग भी राजी, ये लोग भी राजी, सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से ये पूरा का पूरा सेटलमेंट जो है मान लिया जाता है बाय द कमीशन। कमीशन मान लेता है। कमीशन में कौन कौन है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, कमीशन में और कौन था? गांधी जी थे, ठीक है, और कमीशन में कौन थे? कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, तो ये सब लोग साइन कर देते हैं यूनानिमसली। आगे देखते हैं, गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। अब प्लांटर्स को गांधी जी समझाते हैं कि पैसा जितना इन्होंने वापस किया ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना पैसा हमारे पास वापस आया है। इंपॉर्टेंट क्या है? द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। इंपॉर्टेंट तो ये है कि इन्होंने पैसे का एक पार्ट तो वापस किया ही किया, अपनी इज्जत, अपनी प्रेस्टीज का भी एक पार्ट दिया, झुके तो सही, ठीक है। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, अब जहां तक पीजेंट्स का सवाल उठता है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। प्लांटर्स कैसे बिहेव करते थे पीजेंट्स के साथ? जैसे कि वो कानून के भी ऊपर हो, लॉर्ड्स हो, भगवान हो, कानून के भी ऊपर। नाउ द पीजेंट्स सॉ, अब यहाँ पर किसान जो हैं वो क्या बात समझ जाते हैं? दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, कि हमारे पास अधिकार भी हैं और हमारे पास रक्षक भी हैं। अधिकार कैसे समझ में आए कि चलो 25% ही सही वापस तो आया। दूसरी बात डिफेंडर्स कैसे? गांधी जी, वकील जैसे लोग हमारे रक्षक भी हैं। ही लर्नड करेज, और इस तरीके से किसानों ने करेज सीखा। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, ये जितने भी इवेंट्स थे ये जस्टिफाई कर रहे हैं गांधी जी की पोजीशन को। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे अबंडन देयर स्टेट, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे इन्होंने अबंडन कर दिया। अबंडन मीन्स छोड़ दिया, तो ये लोग छोड़ के अपने स्टेट, अपनी जगह छोड़ के जाने लगे। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और जो कि वापस जमीनें किसको मिलने लगी? रिवर्टेड मीन्स वापस मिलना, तो किसको वापस मिलने लगी? हमारे पीजेंट्स को, हमारे किसानों को। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स डिसअपीयर्ड, अब इंडिगो कोई नहीं उगा रहा, वो लोग सब गायब हो गए शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस। गांधी जी केवल अपने आप में इसीलिए संतुष्ट नहीं थे कि मतलब वो केवल राजनीति में हैं या इकोनॉमिक सिचुएशन ही देख रहे हैं देश की। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, उन्होंने कल्चरल बैकवर्डनेस को देखा, यहाँ पे सोशल बैकवर्डनेस को देखा, समाज कितना बिछड़ा हुआ है, ठीक है, कहाँ देखा? इन द चंपारण विलेज में। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और वो इस पिछड़ेपन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे इमीडिएटली, तुरंत से। ही अपीयर्ड फॉर टीचर्स, ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स के साथ अपील करी, उनसे रिक्वेस्ट करी इमीडिएटली। क्या? माधवदास देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन थे हु हैड जस्ट ज्वाइंट गांधी जी एज डिसिपल, जिन्होंने गांधी जी को एज अ डिसिपल, एज अ शिष्य ज्वाइन किया था। एंड देयर वाइफ, उनकी जो पत्नी थी, वॉलंटियर्ड होता है अपनी इच्छा से काम करना, तो उनकी पत्नी ने भी वॉलंटियर किया फॉर द वर्क, काम करने के लिए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और बहुत सारे लोग बॉम्बे से भी आ गए, पूना से भी आ गए, अदर डिस्टेंट पार्ट, डिस्टेंट मीन्स दूर दराज के लैंड से भी लोग गांधी जी की मदद के लिए आ गए। अब देवदास, जो कि गांधी जी का यंगेस्ट सन था, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से चंपारण आ जाता है, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और गांधी जी, मिसेस गांधी भी आ जाती हैं चंपारण मदद करने के लिए। अब प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस, 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खोले जाते हैं। और क्या होता है? कस्तूरबा, कस्तूरबा जो गांधी जी की पत्नी है ना, कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। अब जो कस्तूरबा गांधी हैं वो वहाँ के लोगों को सिखाती हैं कि कैसे आप अपने आप को साफ रख सकते हो, कैसे आप अपने इलाके को साफ रख सकते हो। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, हेल्थ कंडीशंस बहुत बुरी होती हैं यहाँ की, बीमार पड़े हुए लोग। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, 6 महीनों के लिए गांधी जी अपनी मर्जी से काम करने वाले, फ्री सर्विसेज देने वाले डॉक्टर को भी ले आते हैं।
3 मेडिसिन वर अवेलेबल, वहाँ पर केवल 3 मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। पहला कैस्टर ऑयल, दूसरा कुनिन और तीसरी सल्फर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट होता है मरहम। केवल इन 3 दवाइयों से ही सभी का इलाज किया जाता था। कंडीशंस काफ़ी खराब थी। एनीबडी हु शोड आ कोटेड टंग, अगर किसी की जीभ पर पीला पीला हो रहा है, कोटेड टंग है, तो उसको क्या दिया जाता था? कैस्टर ऑयल। इससे क्या होता है? आपका पेट साफ होता है। मतलब नॉर्मली भी किसी का नहीं होता तो देखो क्या होता है, कैस्टर ऑयल को महीने में 1 बार लेने से पूरी आपकी बॉडी जो है शुद्धिकरण जिसे बोलते हैं वो हो जाता है। तो वो दे दी जाती थी कि आपकी कोटेड टंग है, अंदर गंदगी है, तो उसको डोज दी जाती थी कैस्टर ऑयल की। एनीबडी विद मलेरिया, अब किसी को मलेरिया होता था, मलेरिया फीवर, तो रिसीव्ड कुनैन प्लस उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। कुनैन भी दिया जाता था और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी हु वाज स्किन इरप्शंस, अगर किसी को स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, रिसीव्ड ऑर्नामेंट, यानी ऑर्नामेंट मिलता था, मरहम लगाने के लिए मिलता था, कैस्टर ऑयल मिलता था कि अंदर की सफाई हो जाए। गांधी जी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ। फिल्दी वर्ड को लिखो गंदे। गांधी जी नोटिस करते हैं औरतों के कपड़े बहुत गंदे हो रखे हैं कि आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम। तो वो कस्तूरबा गांधी से कहते हैं कि आप इनसे बात कीजिए। वन वीमेन टू कस्तूरबा इनटू हर हट, एक औरत उनमें से जिनके कपड़े गंदे हैं अपने हट में, अपनी झोपड़ी में लेके जाती है कस्तूरबा गांधी को और क्या कहती है? लुक देयर इज नो बॉक्स, देखिए यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है और कोई कबर्ड भी नहीं है हियर फॉर क्लोथ्स, कपड़े रखने के लिए। दिस साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने पहन रखी है अकेली इकलौती साड़ी है मेरे पास। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्टे इन चंपारण, इस पूरे लंबे स्टे में जब तक गांधी जी रुके थे चंपारण में, गांधी जी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन दी आश्रम। यहीं से गांधी जी अपने आश्रम पे भी नजर बनाए हुए थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते थे बाय मेल यानी खतों के द्वारा। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वहाँ क्या खर्च हो रहा है फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में भी पूछते रहते थे। वंस ही रोट टू रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने रेजिडेंट्स के लिए लिखा दैट इट वॉज द टाइम टू फिल इन दी ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस। पहले क्या होता था, खड्डे खोदे जाते थे, उसमें लोग पार्टी करते थे, फिर उसको भर देते थे, जब वो भर जाता था और फिर दोबारा खड्डे खोदते थे। तो इन्होंने एक बार खत लिखते हैं ये रेजिडेंट्स को कि भाई जो ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस हैं वो भर गई हैं, अब आप दिख कीजिए नए, अदरवाइज इनमें से बदबू आने लग जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। ये चंपारण एपिसोड गांधी जी के जीवन में एकदम बदलाव लेकर आता है। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन, मैंने क्या किया है वो एक्सप्लेन करते हैं। वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, गांधी जी कहते हैं मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ है। आई डिक्लेयर दैट, मैंने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि ब्रिटिश मुझे मेरे ही देश में कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। अब चंपारण जो है डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, मतलब ऐसा नहीं था कि चंपारण एपिसोड किसी विद्रोह को लेकर शुरू किया गया था। ये तो इट ग्रू आउट एन अटेम्प्ट टू एलिवेट, ये तो केवल स्टार्ट किया गया था, एक अटेम्प्ट था। एलिवेट मतलब कम करने के लिए, द डिस्ट्रेस यानी परेशानियां, तो ये तो परेशानियां कम करने के लिए था ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। ऐसा नहीं था कि मुझे अंग्रेजों के खिलाफ उस समय कोई विद्रोह वाली भावना थी, मैं तो जो पीजेंट्स थे उनके दुख दर्द को एलिवेट यानी कम करना चाहता था। ठीक है, दिस वॉज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न, ये पूरा टिपिकली गांधी जी का तरीका था, पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड, इंटरवीन्ड वर्ड का मतलब देखिए जुड़ी हुई थी, उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स थी वो जुड़ी हुई थी विद प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स से ऑफ द मिलियंस ऑफ लोगों की। आगे सुनते हैं। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी, हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी डे टू डे प्रॉब्लम्स, मतलब सॉरी, हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू ऑब्स्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर नहीं है कि वो अमूर्त चीज़ों की ही लॉयल्टी हो उनकी, मतलब गाड़ी घर, ऐसा नहीं। इट वॉज द लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनकी लॉयल्टी थी लिविंग ह्यूमन बींग्स के प्रति, इंसान के प्रति। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो भी कुछ गांधी जी ने किया। मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया, उन्होंने कोशिश करी बदलने की, एक बिल्कुल न्यू फ्री इंडिया बनाने की। वो कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पे खड़ी हो चुके, जो सारे काम खुद कर सके, अंग्रेजों पर निर्भर ना हो, ठीक है। एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस तरीके से इंडिया को उन्होंने फ्री बनाया। अब क्या होता है, अर्ली इन द चंपारण एक्शन, जब ये पूरा चंपारण वाला सारा काम चल रहा होता है, चंपारण एक्शन में शुरुआत में ही चार्ल्स एंड्रयूज जो होते हैं वो एक इंग्लिश पैसिफिस्ट होते हैं। पैसिफिस्ट होते हैं शांतिवादी, ऐसे लोग जो दुनिया में शांति चाहते हैं। तो पैसिफिस्ट होते हैं हु हैड बिकम अ डेविटी फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी के बिल्कुल जैसे डेविटी होते हैं ना, कौन होते हैं डेविटी, जैसे फॉलोअर टाइप, जो बिल्कुल मानते हैं मन से, अनुयायी जिसे बोल सकते हैं हम, वो होते हैं। अब वो गांधी जी को फेयरवेल कहने आते क्योंकि वो जा रहे होते गोइंग टू अ टूर ऑफ अ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड में, फिजी आइलैंड में जा रहे होते हैं, वो अपनी ड्यूटी पकड़ पे जा रहे होते हैं। गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स होते हैं टॉट इट, अब उनको पता चलता है और वो ये सोचते हैं दैट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू एंट्रीज टू जो
स्टे इन चंपारण। वो सोचते हैं कि यार एंड्रयू को जो है चंपारण ही रोक लेते हैं। जब ये स्टार्टिंग का है, पूरा सारा केस हो रहा होता है, तो फिर एंड्रयूज को ये सोचते हैं कि अगर हम चंपारण में रोक लेंगे तो एक अंग्रेज हमारे साथ मदद में आ जाएगा। ठीक है, एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड। एंड्रयू कहते हैं ठीक है मैं तो तैयार हूँ, गांधी जी अगर मेरी मदद चाहते हैं तो वो तो पैसिफिस्ट ही हैं वैसे भी, मतलब शांतिवादी ही हैं बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, एंड्रयू वॉज विलिंग, लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं, बट गांधी जी वॉज वेमेंटली, यानी वेमेंटली मीन्स बिल्कुल बुरे तरीके से अपोज कर देते हैं इस चीज़ को पूरी तरीके से। ही सेड यू थिंक दैट इट इज़ एन अनइक्वल फाइट। तो गांधी जी हिंदुस्तानियों को बोलते हैं, जो भी ये बोल रहे हैं ना इनको कि इनको रोक लिया जाए, तो उन लॉयर्स को कहते हैं तुम ये सोच रहे हो ना ये अनइक्वल फाइट है, तुम ये मान रहे हो कि हम हल्के हैं, मतलब हमारे अंदर कम पावर है, हमारी स्ट्रेंथ कम है और अंग्रेज़ों की ज़्यादा है, तुम ऐसा मानते हो अंदर से। तो क्या होता है, ही सेड दैट यू थिंक दैट इट इज़ एन अनइक्वल फाइट, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड। और तुम ये मान रहे हो कि अगर एक अंग्रेज़ आदमी हमारी तरफ आके मिल जाता है तो हमारे लिए कुछ हेल्पफुल हो जाएगी ये चीज़। तो दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। तो ये वकीलों को गांधी जी कह रहे हैं तुम्हारे दिल की वीकनेस को दिखा रही है ये चीज़। ठीक है, द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ। अगर तुम्हारा कारण सही है, दैट मीन्स इफ यू आर राइट, अगर तुम सही हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब फिर तो करेज रहना ही चाहिए ना। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, तब तुमको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन योर सेल्फ टू विन अ बैटल। तुम्हें किसी प्रॉप की, किसी मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए फिर युद्ध जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन योर सेल्फ टू विन अ बैटल। युद्ध जीतने के लिए किसी प्रॉप की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है, यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू। तुम्हें प्रॉप नहीं ढूंढना चाहिए मिस्टर एंड्रयू में, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज आदमी और हमें अंग्रेजों की मदद नहीं लेनी चाहिए। ही हैड रेड अवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि ये बिल्कुल समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, उन्होंने हमारा दिमाग पढ़ लिया है। एंड वी हैड नो रिप्लाई। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं हमारे पास गांधी जी की बात का कोई रिप्लाई नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। इस तरीके से गांधी जी ने हमें खुद पर विश्वास रखना सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प शेयर क्रॉपर्स, ये सभी चीज़ें जो है ऑल बाउंड टुगेदर, सभी चीज़ें आपस में बंधी हुई हैं। और यहाँ फिनिश होता है मेरा ये पूरा चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मीनिंग्स आपने लिख लिए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, बाकी बच्चों की हेल्प कीजिए और शेयर कीजिए अपने कमेंट्स वगैरह मेरे साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और आगे चैप्टर्स कौन कौन से चाहिए वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।